જુનાગઢનો કિલ્લો ને પાટણનો મોહલ્લો, ફેશનની આ દુનિયાને ડાયરો કસુંબો, ગરવી ગુજરાત છે ભલ્લો ગુજરાત, મેટ્રોપોલ સ્ટોક એક્સચેન્જ કે ડેરી ને જ્વેલરી, નંબર 1 ગુજરાતી, નંબર 1 ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત, ઊંઝાની કોમોડિટી કે સુરતની ગાર્મેન્ટ, કચ્છી હેન્ડીક્રાફ્ટ ને આ ગુજરાતી પરસાણ, ઉગતા અલગ જ ના છે દિવસ અને રાત, આ અનોખું ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત, ગુજરાતનો નાથ આપણો નાથ, ભલ્લો ગુજરાત. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हेलो गुजरात में हमारे साथ कुमुद वर्मा जी जुड़ रही है, जो एक कवि, शिक्षक और लेखिका है। कुमुद जी का स्कूल प्रबंधन का विशाल अनुभव है। कई वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया है। आप हिंदी में लिखती हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हुई है। आपकी पुस्तकों की बात करें तो काव्य संकलन कृति आपकी पब्लिश हुई है। आपका पुस्तक कुशल अध्यापक कैसे बने, जो उभरते शिक्षकों के लिए एक अच्छा स्रोत है। श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाय, जो गुजराती में उसका अनुवाद है और वो बेस्ट सेलर पुस्तक है। उसका 9वां संस्करण अभी चल रहा है और 10,000 से अधिक कॉपीज बिक चुकी है। कई शैक्षिक संस्थाओं ने इस पुस्तक को अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी अपनाया है। आपने बाल काव्य संग्रह हम तो बच्चे हैं लिखा है, जो एक पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। सांझा संकलन है आपका स्वर्ण आभा गुजरात काव्य संकलन, और नवरंग सखी भी आपका काव्य संकलन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख एवं कविताएं प्रकाशित होते रहते हैं। आपको कई साहित्यिक सम्मानों से सराहा गया है। आपकी उपलब्धियों की बात करें तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ अफेयर्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस 1998 में कविता प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार मिला था। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा महिला दिवस पर 2017 में आपको सम्मानित किया गया था। सखी साहित्य परिवार द्वारा अगस्त 2019 में सम्मानित किया गया था। जुलाई 2020 में साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज द्वारा स्वर भास्कर सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, और सखी साहित्य परिवार द्वारा नवंबर 2020 में भी आपको सम्मानित किया गया है। जनवरी 2021 में साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में आपको सम्मान मिला है, और अभी 8 मार्च 2021 को हेलो गुजरात वुमेन्स अवार्ड्स के द्वारा आपको स्पोर्ट्स क्लब अहमदाबाद में भी विभूषित किया गया है। कुमुद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो। सबसे पहले तो आप अपनी ये जो शिक्षा की यात्रा है वो कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताइए, और आपको मोटिवेशन कैसे मिला इसके बारे में हमें बताइए। ये यात्रा बहुत छोटी थी, मैं तभी शुरू हो गई थी। मेरा ब्रदर मेरे से 10-11 साल छोटा था और वो एलर्जिक था, तो उसके लिए होम स्कूलिंग की जरूरत पड़ी। तो वेट करी कुछ टाइम तक तो कि शायद एलर्जीज इम्प्रूव हो जाएं। फिर उसको घर पे ही स्कूलिंग शुरू हो गई। 4 बच्चे हो गए, छोटा सा स्कूल शुरू हो गया। उसको ठीक है, एक टीचर का इंतजाम किया गया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ा कि ऐसे कराओ। धीरे 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 अगले साल तक हमारे साथ 32 बच्चे जुड़ गए। हम आगे बढ़े तो करीब जब तक मैंने स्कूल को रिकॉग्नाइज कराया, हमारे पास 250 बच्चे थे और स्कूल 8वीं तक पहुंच गया था। हम ऐसे एरिया में रहते थे जहां ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा। हमें जो टीचर्स मिलते थे उन्हें हमें अपने हिसाब से ढालने की जरूरत पड़ती थी। हर टीचर को मैं यही कहती थी कि आप इसको अपनी क्लास के बच्चों को ऐसे पढ़ाओ जैसे आप चाहते कि कोई आपको पढ़ाता।
या हम्म। अभी आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को जैसा आप चाहते हैं कि कोई पढ़ाए, उनका डेवलपमेंट करे, वैसी इच्छा मन में रखकर आप अपने पास आए बच्चों को पढ़ाएं। तो फिर धीरे धीरे टीचर्स भी बढ़ने लगे, मेरा स्टाफ बड़ा हो चला था, तो मुझे लगा कि मैं एक मैनुअल बनाऊं जिसमें कुछ जरूरी बातें टॉप कोटेशन ये देके कि आप अपने विद्यार्थी को ऐसे पढ़ाएं जैसे आप चाहते कि कोई आपके बच्चे को पढ़ाए या आपको पढ़ाता। इस कोटेशन के साथ मैंने एक मैनुअल बनाना शुरू किया। मैनुअल बनाते बनाते धीरे धीरे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ऐड कर देना चाहिए। मोटिवेशन टीचर बच्चों को कैसे दे वो भी ऐड कर देना चाहिए। और करते करते 25-26 चैप्टर उसमें जमा हो गए, करीब 70 पेज की वो एक पुस्तक की तरह तैयार हो गई। अब उसको तैयार करने में भी थोड़ा टाइम लगा। जब ये पुस्तक मैंने तैयार की, उन दिनों मैं कैलकाटा, भुवनेश्वर और गुड़गांव के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, तो अनुभव भी बहुत मिल रहे थे मुझे। एक लैंग्वेज बैरियर क्या होता है वो भी मैंने समझा बंगाल में रहकर, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश और हरियाणवी, पंजाबी यही सब जानती थी। थोड़ी थोड़ी बांग्ला सीखी, लोगों को समझना शुरू करा। करते करते जिंदगी सिखाती चली गई और वो अध्याय बढ़ते चले गए, एक पुस्तक का रूप ले लिया, जिसे मैंने, अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने उसको 3-4 पब्लिशर्स को भेजा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको बड़े लेटर के साथ कि हम ऐसी किताबें नहीं छापते। अभी अंदर कॉन्फिडेंस था तो मुझे लगा कि मैंने तो सही काम किया है, ये छपना तो चाहिए और टीचर तक पहुंचना भी चाहिए। फिर मैंने आर्य पब्लिशिंग हाउस पे दिल्ली में खुद जाके अप्रोच किया, मैं खुद जाके उनसे मिली और मैंने उनको समझाई इस पुस्तक की आवश्यकता, तो वो इसको छापने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पुस्तक छापी, पर इस पुस्तक को हम मार्केट में नहीं लाए। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, मतलब जिस मन से मैंने काम किया था उसी मन से ही उन्होंने निभाया और इस पुस्तक की प्रतियां उन्होंने प्रगति मैदान पुस्तक मेला में भी रखी और निःशुल्क अध्यापकों को बांटी। उसके बाद मेरी यात्रा गुजरात में शुरू हुई। हम लोग गुजरात में आ गए तो मेरा मिलना चिंतन भाई से हुआ, आर शेठ एंड कंपनी। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको गुजराती में अनुवाद करें ताकि यहाँ के अध्यापक भी लाभ ले सकें। तो चिंतन भाई बैठे हुए थे, मैं उनके सामने बैठी थी, मुझे देखते हैं वो कोने में, देखो शेल्फ पे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी ही एक किताब वहां शेल्फ पे पड़ी हुई है, बिकी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं चिंतन भाई, आप ये इसको छापिए, बिकेगी, ये काफी अच्छी किताब है और हम लोग उधर काम कर चुके हैं और शिक्षक इसकी सराहना कर रहे हैं, शायद उनकी कोई जरूरत पूरी हो रही होगी। फिर एक ही सिटिंग में चिंतन भाई मान गए, उन्होंने इसको गुजराती में छापा। उसके फिर आप परिणाम देख ही रहे हैं, उसकी 10,000 से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं, लोगों ने उसको खूब सराहा। तो ये मतलब पहली किताब की यात्रा ऐसी डावाडोल चलती ही रही। उसके तो बाद ये आई, जी, हाँ बस हाँ ये हाँ मैं यही पूछ रहा था, आप दूसरी किताब के बारे में बात करें उसके पहले कि ये जो आपका अध्यापन का इंद्रधनुष है, जी जी तो एक तो आप ये बताइए कि ये जो आप किताब की बात की जिसका अनुवाद है श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाय, वो कहाँ से कैसे उपलब्ध है दर्शकों के, पाठकों के लिए? ये श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाए तो फर्स्ट स्टेप है। ये अनुवाद है कुशल अध्यापक कैसे बने का। कुशल अध्यापक कैसे बने अमेज़न पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं दे दूंगी, और भी जगह अवेलेबल है। और जो गुजराती वर्जन है वो आर शेठ एंड कंपनी ने ऑनलाइन अवेलेबल कराया है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये जो अध्यापन का इंद्रधनुष है ये इसी चरण में दूसरी पुस्तक है। ओके, तो मैं हमारी टेक्निकल टीम से भी कहूंगा कि आपका ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिखाए ताकि जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, बुक के बारे में पूछना चाहते हैं
गाइडेंस लेना चाहते हैं वो नोट करके आपसे संपर्क कर सके। और जी साथ में जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अभी शो लाइव हो रहा है फेसबुक पे हेलो गुजरात पेज पे और यूट्यूब के हेलो गुजरात चैनल पे। तो हम कई दर्शकों के अच्छे अभिप्राय आते हैं और कुछ सुझाव भी है। हम जैसे-जैसे बात हम करते जाएँगे, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम इंक्लूड कर सकें। डॉक्टर दक्षा जी जोशी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, मल्लिका मुखर्जी है हमारे साथ, देवेंद्र जी है और कई दर्शक जुड़ रहे हैं। तो अब कृपया आपकी अगली किताब के बारे में आप बता रहे थे, वो बताइए? आज सबसे पहले हेलो गुजरात की मैं धन्यवादी हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए दर्शकों को मेरा प्रणाम और आगे भी बहुत दर्शक जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम। अभी हम बात कर रहे हैं ये अध्यापन के इंद्रधनुष की। ये अभी मार्केट में आई है, नई पुस्तक है। ये अमेज़न, शॉपक्लूज़, गूगल, फ्लिपकार्ट इस सब जगह उपलब्ध है। इस ये अ, किंडल वर्जन भी है इसका, ई बुक भी है। वेरी गुड। इस पुस्तक को अ, कई चरणों में लिखा हुआ है। जो पहली पुस्तक है उसमें तो सीधे 25-26 हमने चैप्टर जरूरत के हिसाब से डाले थे कि टीचर पढ़े, खुद मोटिवेट हो। इस पुस्तक को पेरेंट्स पढ़ सकते हैं, टीचर्स पढ़ सकते हैं, ट्यूटर्स पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल्स इस बुक को यूज करके अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसको खंडों में बांटा गया है। इसका नाम जैसा है इंद्रधनुष, ऐसे ही इसको 7 भागों में बांटा गया है। अलग अलग चरण पे हमने ध्यान दिया है। जहां पे जैसी जरूरत हो इसको प्रिंसिपल्स वैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले बीएड स्टूडेंट्स से। वो आजकल 2 साल का बीएड का प्रोग्राम हो गया है। 4 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। वो चाहें तो वो भी इसको पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जी, आपका पुस्तक मैंने भी पढ़ा है और काफ़ी उपयोगी मुझे दिखा है और ख़ास करके आजकल कोरोना और लॉकडाउन के बाद के समय में जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तब भी क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, वो भी आपने अंतिम संस्करण में समाविष्ट कर लिया है। जी कैसे जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। हुँ। हाँ हाँ, वो पुस्तक प्रकाशित होने चली गई थी। उसके बाद फिर हमने इसका रोक कर इसको उसमें एक चैप्टर और ऐड किया कि आप इसमें ई अध्यापन या ई टीचिंग इसमें ऐड करें ताकि जो लोग भी इसको पढ़ें उनको थोड़ी मदद मिल सके। जी, तो अभी तो आपकी कर्मभूमि, कर्मक्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात है। तो मैंने जी सुना है कि प्रतिवर्ष आप हिंदी भाषा-भाषी लोगों को भी हिंदी सिखाने का कार्य करती है। जी मेरा हिंदी से विशेष लगाव है। तो शुरू में तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या कर रही हूँ मैं बस करती जा रही थी। जैसे मैं बंगाल में थी तो वहाँ बच्चों को हिंदी सिखाई, फिर उड़ीसा में थी भुवनेश्वर में, वहाँ बच्चों को हिंदी सिखाई। फिर यहाँ जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ मल्टीलिंगुअल सब लोग हैं, तो हिंदी में उनको दिक्कत आती है। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगी। एक साउथ इंडिया के बच्चा मेरे पास आया हिंदी पढ़ने के लिए। तो मेरे पास यूजुअली स्पेशल केस ही होते हैं जो हिंदी के बारे में नहीं जानते होते। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अनार से। और जो मेरी हम तो बच्चे हैं पुस्तक वो इसी तरह ही तैयार हुई है। अनार से शुरू करके पूरा क ख ग उनको सिखाती हूँ। तो उसको आता था, मैंने कहा लिखो, उसने लिख दिया। मुझे लगा थोड़ा काम आसान है। उसने उसको मैंने कहा इसको पढ़ो, तो उसको पढ़ता है का, बड़ा का, ग, बड़ा गा, अड़ा। तो ये तो फिर मुझे पूरा उसको सब वॉश आउट करना पड़ा कि ऐसे हम हिंदी इंग्लिश में छोटी ए बड़ी ए होती है, हिंदी में छोटा का बड़ा का नहीं होता। तो ऐसे ऐसे बच्चों को और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन रिजल्ट्स जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है।
बिल्कुल सही बात है। तो अभी आप क्या कर रही है? किस प्रोजेक्ट पर आपका काम चल रहा है? लेखन तो हमेशा चलता रहता है और मेरे पास पढ़ने के लिए बच्चे भी हमेशा आते रहते हैं। मैं ट्यूशन्स नहीं करती हूँ, मेरे पास सिर्फ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, एक तो हिंदी के होते हैं, हर साल ही होते हैं, और उसके अलावा ऐसे केसेस होते हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है। मैं मैथ्स टीचर रही हूँ, तो मैथ्स पढ़ाना मेरा शौक है। और तीसरे वो केसेस रहते हैं मेरे पास जिनके चांसेस हो जाते हैं कि जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएंगे अपने मार्क्स की वजह से। ये सब केसेस रहते हैं। इसके अलावा मैं स्कूल्स विजिट करके, बेसिकली आप इसको प्रोफेशनल टर्म में कंसल्टिंग कह सकते हैं, कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स स्कूल डिस्कस कर और कुछ सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो वो मैं दे देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने शिक्षा के ऊपर पुस्तकें लिखने के अलावा कविताएं और बाल कविताएं भी लिखी है। जी कुछ पढ़ना चाहेंगी आप हमारे साथ? हाँ, जरूर। कवि हूँ अंदर से, तो कविता के बिना चलता नहीं है। और अब तो दशक हो गए लिखते लिखते, करीब 20 साल से लिख रही हूँ। तो कोई मुझको कविता पढ़ने को बोलता है तो अंदर से खुशी होती है कि अरे वाह, एक कविता। तो ठीक है, मैं आपके लिए आज पढ़ती हूँ, लहरें, बुराई और व्यक्ति। क्योंकि आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ हमें बुद्धिजीवी देखेंगे। तो ये कविता का मतलब काफी गूढ़ है, अगर समझ आएगा तो आनंद आ जाएगा। हम्म, कविता का शीर्षक है लहरें, बुराई और व्यक्ति। यह छांदस कविता है। स्वागत है। समुद्र में समुद्र में वेग से उठती लहरें तट तक बढ़ती चली आती हैं। न जाने मन में क्या सोचती हैं, जाने क्या करना चाहती हैं। हम्म, अपनी पूरी शक्ति संजोए किनारे से आ टकराती हैं। किनारा ही तो अकेली बाधा नहीं जिससे वो लड़ना चाहती हैं। किनारे से लौटती दूसरी लहर उसकी विरोधी बन जाती है। समाज में व्यक्ति भी जोश से बुराइयों से लड़ने आता है। जाने क्या निश्चय होते हैं, न जाने क्या करना चाहता है। जीवन का कुछ लक्ष्य चुन बुराइयों से आ टकराता है। अब बुराइयां ही तो अकेली बाधा नहीं जिससे वह लड़ना चाहता है। लड़कर हारा हुआ व्यक्ति ही उसका विरोधी बन जाता है। लौटती लहरों की तरह जो अपना समय भूल दूसरी से विरोध दिखाती हैं, जोश से गरजती हुई किनारे से आ टकराती हैं, थक हार कर लौटते समय बिल्कुल मंद पड़ जाती हैं, धीरे धीरे सरकते हुए बिल्कुल शांत हो जाती हैं। नई लहरें आती रहती हैं, शांत होकर जाती रहती हैं। किनारा तोड़ने आई लहरें अपनी रेत वहीं छोड़ जाती हैं, एक हारे हुए व्यक्ति की तरह जो अपना सब कुछ हार जाता है। एक बुराई हटाने के चक्कर में शायद व्यक्ति यही करता है, एक बुराई को हटाकर कोई दूसरी नई पैदा करता है। नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, दूसरा कोई उन्हें तोड़ता रहता है। समाज में अच्छाई बुराई का चक्कर यही चलता रहता है। समाज में अच्छाई बुराई का चक्कर यही चलता रहता है। जी काफी अच्छी तरीके से आपने जीवन के अनुभव को प्रस्तुत किया है कविता के शब्दों के द्वारा। कैसे प्रेरणा मिलती है आपको? कहीं जाना पड़ता है? कुछ मौके की तलाश होती है कविता लिखने के लिए? ये भाव होते हैं, कभी तो लॉन में बैठकर भी आ जाते हैं और कभी समुद्र के किनारे आते हैं। ये वाले जो भाव मैंने आपको सुनाए, ये मैं उड़ीसा में एक जगह है गोपालपुर ऑन सी, मैं अच्छा। वहां बैठी हुई थी और पर्स था मेरे पास, उसमें पेन रहता ही है। कचरे में से एक कागज उड़ता हुआ आया, मैंने वो उठाया और उस पे लिख दिया। फिर
जब मैं रूम पे आई तो मैंने इसको फेयर किया और आपके सामने प्रस्तुत है। और ये कविता मेरी पहली काव्य संग्रह कृति में संकलित है। ये 1996 में लिखी गई कविता है। 28 नवंबर 1996 को मैंने ये कविता लिखी थी। जी, तो अभी अभी हमने 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया। आपको वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में भी अभी तक कई सम्मान मिल चुके हैं। 14 नवंबर जी को बाल दिन आएगा, सितंबर जी। में शिक्षक दिन आएगा। तो खास करके बच्चों, महिलाओं और शिक्षकों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चे, महिलाएं और शिक्षक, ये तीन मेरे लिए तो अलग विषय हो गए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बात रख पाऊं। देखिए, सिर्फ सबके लिए अगर कंबाइंड में रखूं तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम स्वयं एक पर्सनैलिटी हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। आचार्य जी एक पर्सनैलिटी है, उनकी टीम जो उनका साथ दे रही है इस समय, उसमें प्रत्येक एक पर्सनैलिटी है। और जो बच्चा है वो एक पर्सनैलिटी है, और जो टीचर है, जो स्त्री है, वो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। हमें जरूरत है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने किसी के कहने में नहीं, अपने आप को जाने, अपने आप के बारे में सोचें। हम में भी कुछ है, सब में कुछ होता है। उन गुणों को हम निखारें, उनका सदुपयोग करें। जरूरी नहीं अपने लिए, समाज के लिए, आस पड़ोस के लिए, परिवार के लिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है, उसको निखार कर बाहर ला सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जब आप शिक्षा से जुड़ी हुई है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल बच्चों में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। खास करके वो कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10वीं 12वीं कक्षा में हो, तो वो अत्यंत भयभीत भी नजर आते हैं। और कई बार वो रातों की नींद उनकी नहीं चली जाती है। कंपटीशन भी बहुत है, वो कंपेयर करते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? आप जो कह रहे हैं ये मैंने अनुभव किया है। मेरे को रात को 2-2 बजे भी ऐसे फोन आए हैं कि बच्चे फोन पे, और कभी-कभी तो पेरेंट्स भी बहुत रोते हैं फोन पे। रात को 2-2 बजे उठ के मैंने ऐसे कॉल्स लिए हैं। तो अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब ऐसी स्थिति आती है तो मेरा मानना है और मेरा अनुभव है, उस समय साथ में कोई होना चाहिए। और मोरल। ऐसा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको समझा सके कि एंट्रेंस एग्जाम जो है, या जो परीक्षा तुम लेने जा रहे हो, या जिस क्षण को तुम जी रहे हो, ये अंत नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, करने के लिए बहुत कुछ है। आप जो एग्जाम में फेल हो गए, या जिस एग्जाम को देने के चक्कर में इतने स्ट्रेस में हो, वो जीवन का अंत नहीं है। फेल हो गया कोई तो क्या हो गया, 10 और ऑप्शन है, बैठो बात करो। आप जैसे बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हो जिसको ये एंट्रेंस लेना है, और जरूरी नहीं क्लियर भी करना है। ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, क्लियर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो 10 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है। बैठो, खुल के बात करो। घर के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों के आसपास रहें, उनको जबरदस्ती चीजें उन पर ना थोपे। बच्चों को ये बोलूंगी कि जब भी समय मिले, नेगेटिव सोचने की बजाय ये सोचे कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, जीवन का गोल उन्होंने क्या रखा हुआ है। अगर उसको भी बदलने की जरूरत पड़े, उसको बदले। आप एक गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो तो सिमिलर गोल दूसरा भी होगा ना। नहीं, अगर वही करना है तो थोड़ी मेहनत करो, पॉजिटिव सोच लाओ। मेहनत में कमी रह गई होगी, और करो, और पढ़ेंगे, और करेंगे। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक जज्बा होना चाहिए करने के लिए, और वो नेगेटिव सोचने से नहीं होता, मन के हारने से नहीं होता। उस जज्बे को जगाना पड़ता है।
माता पिता जगा सकते हैं, काउंसलर जगा सकता है, टीचर्स जगा सकते हैं, और सबसे पहले टीचर्स जगा सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षण चल रहा है तो वो सबसे पास है बच्चे के, वो समझता है बच्चे को, तो उसको कभी भी नेगेटिव बोल के बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। और मैंने तो यह अनुभव किया है कि कई बार बच्चा विषय में इंटरेस्ट ही टीचर की वजह से लेने लगता है कि टीचर अच्छा है। यस, स्कूलों में ये बहुत, खासकर ऐसा होता है। टीचर अच्छा है तो उसको इंटरेस्ट पड़ता है, टीचर अच्छा नहीं है तो जी सब्जेक्ट से विमुख भी हो जाता है। जी, मेरी किताब में मैंने एक उदाहरण लिखा है भौतिकी के अध्यापक का, किसी स्कूल का, और उस क्लास के बच्चों ने 6 टीचर भगा दिए थे, और उन बच्चों से बैठ के मैंने बात की थी कि क्यों कर रहे हो, बोले मजा आ रहा है, टीचर डर जाता है, अब क्या करें। ऐसा होता है, और वो काफी हद तक शिक्षकों के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं और अपने साथ और अपने विषय के साथ जोड़कर रखते हैं। जी आपने ये भी बहुत अच्छी बात की कि अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, शायद पहले की कभी नहीं थी, उसकी तुलना में इतने सारे ऑप्शंस है कि आप कुछ भी पढ़ो, आपके लिए कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई करियर तो उपलब्ध होता ही है। आज के जमाने में नए कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, करियर के जी अपॉर्चुनिटीज आ रहे जी, वो अगर हैं। हम घर में बंद रहते हैं, केवल माँ बाप से बात करते हैं या केवल मित्रों से बात करते हैं, तो हम उसी दायरे में खुद को बंद रखते हैं। हमारे माँ बाप जो चाहते हैं वही बात करते हैं, जो हमारा मित्र कर रहा है हम भी वही करना चाहते हैं। लेकिन जब हम उस सबको तोड़कर, उस दायरे को तोड़कर बाहर निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, तभी हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा। यस, हमारे साथ और कई दर्शक जुड़ रहे हैं, मोनिका अरोरा जी, संजय शर्मा जी, सब आपका अभिवादन कर रहे हैं। कुमुद जी, मैं आपसे ये मेरी जानना तरफ से भी जी। कि आपके अध्यात्म और धर्म के विषय में क्या विचार है? आ, अध्यात्म तो और धर्म दोनों ही व्यक्तिगत हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं बहुत मन से पूजा पाठ करती हूँ। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं रेकी हीलर भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से भी काफी लोग मेरे टच में रहते हैं, उनको हीलिंग जब भी चाहिए होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं। और इसमें तो कुछ मतलब ऊपर वाले का, इसको एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है रेकी की लैंग्वेज में। अगर मैं सक्षम हूँ करने में तो मैं करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़े, उसके पहले हम आपसे और एक कविता जो आपकी पसंदीदा हो वो सुनना चाहेंगे। ठीक है, कविता के नाम पे कविता ही सुनाती हूँ। कविता तेरी मेरी खूब जमी। अच्छा, तेरी कविता मेरी, का वेरी खूब जमी, कविता का शीर्षक है कविता तेरी मेरी खूब जमी। आशाओं को जगाती रही, निराशा को हराती चली, अंधकार को भगाती रही, पथ उजियारा करती चली। कविता तेरी मेरी खूब जमी। वीरों का मनोबल बढ़ाया, देश प्रेम का गाना गाया, तिरंगा हर वक्त लहराया, गीत सैनिकों ने भी गाया। कविता तुम भी तो जमी रही। क्या बात है। त्योहार मनाए हम सब ने, विभिन्न राग गाए गायक ने, नृत्य किया नृत्यांगनाओं ने, राग मल्हार गाए घन ने। कविता मुस्कुराती वहीं रही। जब बंदर कूदा डालों पर, कोयल कूकी बयारों पर, मोर नाचता सावन में या वनराज दहाड़े, तब भी तो कविता तुम वहीं बनी रही। जब बचपन खेले आंगन में, जब यौवन झूले प्रांगण में, जब वृद्ध टहले बगिया में, ततश्च नाचे मौत शमशान में। कविता तब भी तो डटी रही। बुलाऊंगी जब भी मैं तुमको, आ जाओगी ना तब तुमको, साथ निभाओगी ना तुम तो, पुकारूं जब जब मैं तुमको। कविता तुम सच्ची मित्र रही। धन्यवाद। बहुत खूब। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारी टीम को कहूंगा कि आपका ईमेल आईडी फिर से दिखाए ताकि लोग आपसे जुड़ सके और
संपर्क कर सके। और हम समापन करें उसके पहले दर्शकों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहे, कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी लेखक अगर कोई काम करता है, वो केवल भावनाएं नहीं होती, वो समाज के लिए करता है। लेखकों के साथ जुड़े, मैं खुद भी लेखक हूँ, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनका मनोबल बढ़ाएं और समाज कल्याण के लिए उसको उपयोग में ला सकें। तो बस मेरी यही प्रार्थना रहेगी सभी व्यूअर्स से कि लेखकों को सम्मान दें, उनके काम को एक अंजाम दें ताकि वो ऐसा कार्य करने के लिए भविष्य में भी प्रेरित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।